जब हम एक स्प्रिंग, एक विशाल सस्पेंशन पुल और एक रबर बैंड को देखते हैं तो बाहर से ये बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन क्या इनके अंदर कोई गहरी समानता है? मैं बस यही सोच रही थी। बिल्कुल है, और ये समानता ही पूरी सामग्री विज्ञान या मटेरियल साइंस की नींव रखती है। देखने में एक लोहे का पुल और एक रबर बैंड एकदम अलग अलग छोर की चीजें लगती हैं, लेकिन अगर हम परमाणु स्तर पर यानी एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें तो वे दोनों बिल्कुल समान नियमों का पालन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अंदर से वो एक जैसे ही काम करते हैं। हाँ, ब्रह्मांड में हर ठोस वस्तु परमाणुओं से बनी है, और ये परमाणु एक दूसरे के साथ एक खास और आरामदायक दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। आप इन्हें एक दूसरे से जुड़े हुए छोटे छोटे स्प्रिंग्स की तरह समझ सकते हैं। ओहो, मतलब हर ठोस चीज अंदर से स्प्रिंग्स के एक जाल जैसी है। खो या रबर बैंड को खींचती हुई उंगलियां, तो हम मूल रूप से उन परमाणुओं को उनके आरामदायक स्थिति से धकेल रहे होते हैं या खींच रहे होते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अब यहीं से दो बहुत ही बुनियादी अवधारणाएं सामने आती हैं। प्रत्यास्थता, जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, और प्लास्टिकता यानी प्लास्टिसिटी। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों भौतिकी के बहुत ही मूल शब्द हैं। जब हम किसी स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वो तुरंत अपने पुराने आकार में लौट आती है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, यानी बल हटाने के बाद अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को वापस पा लेना। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर हम थोड़ी सी गीली मिट्टी या पुटी लें और उस पर उंगली से दबाव डालें तो वहां एक गड्ढा बन जाता है। उंगली हटाने के बाद भी वो मिट्टी वापस अपने गोल आकार में नहीं आती। हाँ, वो वैसी ही रह जाती है। हाँ, तो ये जो स्थायी विरूपण है, जिसे हम परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं, भौतिकी की भाषा में इसे प्लास्टिकता कहते हैं। एकदम सही समझाया आपने। जो चीज खिंचकर या दबकर पूरी तरह वापस आ जाए वो इलास्टिक है, और जो मुड़ी हुई या दबी हुई ही रह जाए वो प्लास्टिक है। ये सुनने में तो बहुत सीधा और सरल लगता है। लगता तो है, लेकिन असली दिमागी कसरत तब शुरू होती है जब हम इस विज्ञान को अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ते हैं। जैसा कि शुरुआत में ही जिक्र हुआ, स्टील और रबर का उदाहरण, ये भौतिकी के सबसे बड़े मिथकों में से एक है। हाँ, मुझे इसी बिंदु पे आना था। नोट्स में एक तथ्य दिया गया है जो किसी को भी चौंका सकता है। इसमें एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस्पात यानी स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ या इलास्टिक होता है। रुकिए, ये कैसे संभव है? कोई भी ये सोच सकता है कि रबर सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि वो रबर है, वो सबसे ज्यादा खींचता है, जबकि स्टील तो बहुत कठोर होता है, उसे खींचना तो दूर, मोड़ना भी मुश्किल है। यहीं पर हमें अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भौतिकी में प्रत्यास्था का मतलब सिर्फ आसानी से खिंच जाना नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है अपने मूल आकार में लौटने की जिद या उसकी क्षमता। जब हम कहते हैं कि कोई चीज इलास्टिक है तो हम ये देख रहे हैं कि वो विरूपण का कितना कड़ा विरोध करती है। मतलब वो अपना आकार बदलने से कितना चिढ़ती है। बिल्कुल। रबर आसानी से खिंच जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उसके परमाणु अपनी जगह छोड़ने का उतना विरोध नहीं करते, वे आसानी से हार मान लेते हैं। ओह, तो मतलब रबर असल में कमजोर है इस मामले में। हाँ, एक तरह से कमजोरी है, लेकिन दूसरी तरफ स्टील को देखिए। स्टील के परमाणुओं को उनकी जगह से जरा सा भी हिलाने के लिए बहुत ज्यादा भारी बल की जरूरत होती है। हाँ, स्टील को खींचना तो बहुत मुश्किल है। और अगर भारी बल लगाकर उन्हें थोड़ा सा खिसका भी दिया जाए तो वे पूरी ताकत और क्रोध के साथ वापस अपनी जगह पर आना चाहते हैं। चूंकि स्टील अपने मूल आकार को बनाए रखने का कहीं अधिक शक्तिशाली प्रयास करता है और विरूपण का जबरदस्त विरोध करता है, इसलिए विज्ञान की विशुद्ध भाषा में यह रबर से कहीं अधिक प्रत्यास्थ है। ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। मतलब खेल इस बात का नहीं है कि कौन कितना ज्यादा खिंचता है, बल्कि इस बात का है कि कौन कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से अपने मूल आकार में वापस लौटता है। एकदम सही। अब परमाणुओं की जिद को समझने के लिए हमें थोड़ा और अंदर झांकना होगा। जब बाहर से कोई बल लगता है तो अंदर क्या चल रहा होता है? यहीं पर एक नई अवधारणा आती है जिसे प्रतिबल या अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। हाँ, और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी वस्तु पर बाहर से कोई विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, मतलब ऐसा बल जो उसका आकार बदलना चाहता है। हाँ, आकार बदलने वाला बल।
तो वस्तु के अंदर के परमाणु चुपचाप नहीं बैठते हैं, वे विरोध करते हैं। वे अंदर ही अंदर एक विपरीत बल पैदा करते हैं जिसे प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया पर लगने वाले इसी अंदरूनी बल को प्रतिबल कहा जाता है। मैं इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से सोचती हूँ। कल्पना कीजिए कि एक बहुत भारी दरवाजा है और कुछ लोग उसे बाहर से धकेल कर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा उदाहरण है। लेकिन अंदर की तरफ से कोई व्यक्ति पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को बंद रखने की कोशिश कर रहा है। वो अंदर वाला व्यक्ति जो तनाव और बल महसूस कर रहा है, वही प्रतिबल है। बिल्कुल, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अब बल किस तरह से लग रहा है, इसके आधार पर प्रतिबल भी 3 तरह का हो सकता है। मैंने नोट्स में पढ़ा था। पहला है तनन प्रतिबल या टेंसाइल स्ट्रेस, जहां किसी चीज को दोनों तरफ से खींचा जा रहा हो, जैसे अस्साकशी के खेल में रस्सी। सही है। दूसरा है संपीड़न प्रतिबल यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस, जहां चीजों को दबाया जा रहा हो, जैसे किसी इमारत के खंभे जिन पर पूरी छत का वजन है। और तीसरा है जलीय प्रतिबल, जिसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं, जहां किसी वस्तु पर हर दिशा से समान दबाव पड़ रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे पानी के बहुत गहरे तल में किसी पनडुब्बी पर पानी का दबाव पड़ता है। एकदम परफेक्ट। प्रतिबल वो कोशिश है, वो आंतरिक संघर्ष है जो वस्तु अपने आकार को बचाने के लिए कर रही है। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या वो वस्तु अपने आकार को बचाने में पूरी तरह सफल हो पाती है? मुझे लगता है अक्सर नहीं। हाँ, अक्सर नहीं। बाहरी बल के कारण वस्तु के आकार या लंबाई में कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही जाता है, और इसी बदलाव को हम भौतिकी में विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। बिल्कुल। अगर प्रतिबल वो कोशिश है जो दरवाजे को रोकने के लिए की जा रही है, तो विकृति वो पैमाना है जो बताता है कि दबाव के कारण वो दरवाजा असल में अपनी जगह से कितना खिसक गया। बहुत अच्छे से जोड़ा आपने इसे। विज्ञान में इसे बहुत ही तार्किक तरीके से मापा जाता है। विकृति का मतलब है वस्तु की विमा या डायमेंशन में हुआ बदलाव और उसकी प्रारंभिक विमा का अनुपात। यह अनुपात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विकृति केवल ये नहीं बताती कि कोई चीज कितनी लंबी हो गई, बल्कि यह बताती है कि अपनी मूल लंबाई के मुकाबले वो कितनी लंबी हुई। सही कहा। और चूंकि यह एक अनुपात है, इसलिए एक बहुत ही मजेदार चीज निकल कर आती है। किसी तार की लंबाई में हुए बदलाव को जब हम उसके पुरानी लंबाई से भाग देते हैं और दोनों मीटर में है, तो मीटर से मीटर कट जाता है। हाँ, गणित के हिसाब से। इसका मतलब है कि विकृति एक विमाहीन या डायमेंशनलेस और मात्रकहीन राशि है। इसका कोई अपना यूनिट या मात्रक नहीं होता। परीक्षा के नजरिए से या किसी इंटरव्यू के लिए ये एक बहुत ही शानदार टिप है। विकृति सिर्फ 1% या एक हिस्सा है। बिल्कुल। और प्रतिबल की तरह विकृति भी 3 प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति जब लंबाई बदलती है, अपरूपण विकृति जब आकार या कोण बदलता है, और आयतन विकृति जब किसी चीज का पूरा वॉल्यूम या आयतन बदल जाता है। तो अब हमने प्रतिबल यानी तनाव और विकृति यानी बदलाव दोनों को समझ लिया है। तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या इन दोनों के बीच कोई सीधा गणितीय रिश्ता है? हाँ, रिश्ता तो है। अगर मैं किसी चीज पर दुगना तनाव डालूं, तो क्या वो दोगुनी ही खिंचेगी? यहीं पर एक बहुत ही शानदार नियम सामने आता है, जिसे हुक का नियम या हुक्स लॉ कहते हैं। हुक का नियम भौतिकी का एक बहुत ही सभ्य और सीधा हिस्सा है। ये नियम कहता है कि अगर विरूपण बहुत कम है, मतलब आप चीजों को उनकी हद से ज्यादा नहीं खींच रहे हैं, हाँ, हद में रहकर, तो प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के सीधे आनुपातिक या प्रोपोर्शनल होते हैं। आसान भाषा में कहें तो तुम मुझ पर थोड़ा बल लगाओगे तो मैं थोड़ा खिंचूंगा, दोगुना बल लगाओगे तो दोगुना खिंचूंगा। दोनों एक साथ एक ही ताल में बढ़ते हैं। और इस रिश्ते को गणितीय रूप देने के लिए एक स्थिरांक या कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है। यह नियम बहुत ही आदर्श परिस्थितियों की बात करता है। असल दुनिया में चीजें हमेशा इतनी सभ्य नहीं होती। यह नियम हर पदार्थ पर और हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। बिल्कुल। और इसी बात को गहराई से समझने के लिए हमें एक बहुत ही मशहूर ग्राफ की कल्पना करनी होगी, जिसे प्रतिबल विकृति वक्र या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा जाता है। ये कर्व बहुत जरूरी है।
कल्पना कीजिए कि हम एक धातु के तार को एक मशीन में बांधकर धीरे धीरे खींच रहे हैं और मशीन उसके अंदर के तनाव और उसकी बढ़ती लंबाई का रिकॉर्ड रख रही है। तो शुरुआत में क्या होगा? जब हम तार को थोड़ा सा खींचेंगे तो ग्राफ में एक बिल्कुल सीधी रेखा ऊपर की ओर जाएगी। यह समानुपाती सीमा या प्रोपोर्शनल लिमिट है, जहां हुक का नियम पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। तार एकदम स्प्रिंग की तरह व्यवहार कर रहा है। सही। लेकिन अगर हम उसे और खींचते जाएं तो एक ऐसा बिंदु आता है जिसे पराभव बिंदु या यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये यील्ड पॉइंट एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। ये सामग्री की सहन शक्ति की वो सीमा है जहां तक वह अपने इलास्टिक गुण को बनाए रखती है। इस बिंदु तक अगर आप बल हटा लेंगे तो तार पूरी तरह से वापस अपने पुराने आकार में आ जाएगा, बिना किसी स्थायी बदलाव के। हाँ, बिल्कुल पुराने आकार में। लेकिन जैसे ही आप इस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं तो चीजें हमेशा के लिए बदल जाती हैं। यील्ड पॉइंट पार करते ही तार प्लास्टिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। अब अगर आप बल हटा भी ले तो तार वापस अपनी पुरानी लंबाई में नहीं लौटेगा। वो स्थायी रूप से थोड़ा लंबा हो चुका होगा। और अगर हम अब भी बेरहमी से तार को खींचना जारी रखें तो ग्राफ एक शिखर तक पहुंचता है, जिसे चरम सामर्थ्य या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वो अधिकतम तनाव है जो सामग्री टूटकर बिखरने से पहले झेल सकती है। और उस चरम बिंदु के बाद सामग्री हार मान लेती है। तार बीच में से पतला होने लगता है और अंततः एक बिंदु पर आकर स्नैप हो जाता है, यानी टूट जाता है। उस आखिरी बिंदु को विभंजन बिंदु या फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तो किसी सस्पेंस फिल्म जैसी है। अब इसी ग्राफ के जरिए हम दुनिया के अलग अलग पदार्थों के स्वभाव को पहचान सकते हैं। अगर चरम सामर्थ्य वाला बिंदु और टूटने वाला बिंदु यानी विभंजन बिंदु एक दूसरे के बहुत करीब हों तो इसका मतलब है कि पदार्थ अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंचते ही बिना कोई चेतावनी दिए अचानक टूट जाएगा। ऐसे पदार्थों को भंगुर या ब्रिटल कहा जाता है। जैसे कांच खिंचता नहीं है, वो बस एक झटके में चटक जाता है। बिल्कुल। और इसके विपरीत अगर वे दोनों बिंदु एक दूसरे से बहुत दूर हों तो पदार्थ तन्य या डक्टाइल कह जाता है, जैसे तांबा या सोना। अच्छा, तभी सोने के तार बन सकते हैं। हाँ, ये पदार्थ टूटने से पहले काफी देर तक प्लास्टिक क्षेत्र में खिंचते रहते हैं। यही कारण है कि हम तांबे या सोने के लंबे और पतले तार बना सकते हैं, लेकिन कांच के नहीं। ये सच में अद्भुत है। अब जब हमने हुक के नियम को समझ लिया है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि अलग-अलग तरह के बलों के लिए भौतिकी में अलग-अलग प्रत्यास्थता गुणांक या मॉड्यूली बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 3 प्रमुख गुणांक हैं। पहला है यंग गुणांक या यंग्स मॉड्यूलस। ये सिर्फ ठोस पदार्थों पर लागू होता है और केवल लंबाई में होने वाले बदलाव को मापता है। यंग गुणांक हमें ये बताता है कि किसी ठोस चीज की लंबाई को बदलने में कितनी कठिनाई होगी। जिसका यंग गुणांक जितना ज्यादा होगा उसे खींचना उतना ही मुश्किल होगा। और यहीं पर हमारा वो स्टील और रबर वाला उदाहरण फिर से एकदम सटीक बैठता है। इस्पात यानी स्टील का यंग गुणांक तांबे, कांच या रबर की तुलना में बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए स्टील के तार को खींचने के लिए रबर के मुकाबले कई गुना ज्यादा बल की जरूरत होती है। एकदम सही। दूसरा गुणांक है अपरूपण गुणांक या शियर मॉड्यूलस। ये तब काम आता है जब हम किसी वस्तु की सतह पर बल लगाते हैं जिससे उसका आकार बदलता है लेकिन आयतन नहीं। इसको कैसे समझेंगे? कल्पना कीजिए कि मेज पर एक बहुत मोटी किताब रखी है। अगर आप अपने हाथ से उस किताब के ऊपरी कवर को आगे की तरफ धकेलते हैं तो किताब के पन्ने थोड़े तिरछे हो जाते हैं। हाँ, वो थोड़ी झुक सी जाती है। किताब का आयतन उतना ही है, लेकिन उसका आकार एक आयत से बदलकर एक समानांतर चतुर्भुज या पैरेलेलोग्राम जैसा हो गया है। इसी तरह के विरूपण को अपरूपण या शियर कहते हैं। किताब वाला ये उदाहरण इसे दिमाग में बिल्कुल साफ कर देता है। अब आते हैं तीसरे गुणांक पर, आयतन गुणांक या बल्क मॉड्यूलस। ये तब लागू होता है जब वस्तु सभी दिशाओं से समान दबाव झेल रही हो, जैसे पानी के बहुत नीचे मौजूद कोई गोला। चारों तरफ से प्रेशर। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके गणितीय सूत्र में एक ऋणात्मक चिन्ह या नेगेटिव साइन होता है। और वो ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ एक गणितीय प्रतीक नहीं है, वो एक भौतिक सच्चाई बयां करता है। वो ये दर्शाता है कि जब आप दबाव बढ़ाते हैं तो वस्तु का आयतन या वॉल्यूम घटता है। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलते हैं। और इसी आयतन गुणांक का एकदम उल्टा होता है संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी, यानी किसी चीज को दबाना कितना आसान है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं कि हवा या गैसों को दबाना बहुत आसान है, इसलिए वे सबसे अधिक संपीड्य होती हैं, जबकि ठोस पदार्थों को दबाना लगभग नामुमकिन है।
इसलिए उनकी संपीड्यता सबसे कम होती है। अब तक हमने लंबाई, आकार और आयतन की अलग-अलग बात की है, लेकिन असल दुनिया में चीजें एक साथ घटती हैं। अगर हम इन सब को जोड़कर एक बड़ा चित्र देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, जिसे पॉइसन अनुपात या पॉइसन रेशो कहते हैं। हाँ, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है कि प्रकृति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर हम आटा गूंथते समय उसकी एक लोई को पकड़कर लंबा खींचते हैं तो वो लोई लंबी तो हो जाती है, लेकिन बीच में से पतली भी हो जाती है। बिल्कुल। जब हम किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाते हैं तो वो अतिरिक्त सामग्री कहीं बाहर से तो आएगी नहीं, इसलिए तार का व्यास या मोटाई कम हो जाती है। पॉइसन अनुपात यही मापता है कि लंबाई बढ़ने के अनुपात में मोटाई कितनी कम हो रही है, और चूंकि ये भी दो समान विकृतियों का अनुपात है तो ये भी मात्रकहीन होता है। ये दर्शाता है कि पदार्थ के भीतर कैसे एक संतुलन बना रहता है। अब जब हम तार को खींचते हैं तो हम कुछ बल लगा रहे होते हैं, यानी हम कोई कार्य या वर्क कर रहे होते हैं। विज्ञान का एक बुनियादी नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो वो कार्य कहाँ जाता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। जब हम किसी स्प्रिंग या तार को खींचते हैं तो हमारी मांसपेशियों द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता। वह उस तार के अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित या स्टोर हो जाता है। और इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण एक खींचा हुआ धनुष है। जब एक तीरंदाज धनुष की डोरी को पीछे खींचता है तो वह पूरी ताकत लगाता है। डोरी खिंच जाती है और उसकी वो ताकत, वो ऊर्जा डोरी के भीतर छिप जाती है। और जैसे ही तीरंदाज डोरी को छोड़ता है, वो छिपी हुई स्थितिज ऊर्जा पलक झपकते ही तीर की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और तीर हवा को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। कमाल की बात है। लेकिन अभी तक हम उन चीजों की बात कर रहे थे जो हुक के नियम जैसे सीधे साधे नियमों का पालन करती हैं। क्या प्रकृति में ऐसे कुछ बागी या नियम तोड़ने वाले पदार्थ भी हैं जो इन सब गणितीय सीमाओं को नहीं मानते? बिल्कुल हैं, और वे हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी हैं। इन्हें प्रत्यास्थलक या इलास्टोमर्स कहा जाता है। इलास्टोमर्स, ये क्या होते हैं? ये वे पदार्थ हैं जिन्हें आप बहुत अधिक खींच सकते हैं, मतलब उनकी मूल लंबाई से कई गुना ज्यादा, और फिर भी वे बिना टूटे या स्थायी रूप से विरूपित हुए वापस अपने पुराने आकार में लौट आते हैं। अरे वाह! लेकिन वे हुक के सीधे साधे नियम का पालन नहीं करते। उनका ग्राफ एक सीधी रेखा होने के बजाय एक घुमावदार वक्र होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रबर है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण हमारे खुद के शरीर के अंदर है। हमारी महाधमनी या एओर्टा, जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाती है। इसे जीव विज्ञान और भौतिकी का एक ऐसा सुंदर संगम है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। हमारी महाधमनी को हर दिन 1 लाख से ज्यादा बार हर धड़कन के साथ फैलना और सिकुड़ना होता है। उसे भारी दबाव के तहत बहुत अधिक खींचने की जरूरत होती है। इन इलास्टोमर्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनका प्रत्यास्थ क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनमें कोई प्लास्टिक क्षेत्र नहीं होता। और ये बात जिंदगी और मौत का अंतर तय करती है। जरा सोचिए, अगर हमारी रक्त वाहिकाओं में कोई प्लास्टिक क्षेत्र होता तो क्या होता? बहुत बुरा होता है। हर दिल की धड़कन के साथ जब खून का दबाव उन पर पड़ता तो वे थोड़ी सी खिंच जाती, और चूंकि वे प्लास्टिक क्षेत्र में है इसलिए वे वापस अपने मूल आकार में नहीं आती। वे धीरे धीरे खिंचती ही चली जाती, जैसे कोई पुराना मोजा जो ढीला पड़ गया हो। यह हमारे शरीर के लिए कितना घातक होता। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में किसी जादू से कम नहीं है। उसने शरीर के उन हिस्सों को इलास्टोमर्स से बनाया है जिन्हें जीवन भर सिर्फ खींचना और वापस आना है, बिना कोई स्थायी बदलाव लाए। प्रकृति की इंजीनियरिंग तो कमाल की है ही, लेकिन इंसानों ने भी इस विज्ञान को समझकर कुछ बहुत ही शानदार चीजें बनाई हैं। ये भौतिकी सिर्फ किताबों या नोट्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा तय करती है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे बड़ी बड़ी क्रेन जो टनों भारी सामान उठाती हैं। कोई सोच सकता है कि भारी सामान उठाने के लिए क्रेन में लोहे का एक मोटा ठोस तार क्यों नहीं लगा देते? इसके बजाय क्रेन की रस्सियों को कई पतले तारों को आपस में गूंथकर मोटा बनाया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान सीधा सा है। अगर हम बहुत सारे तारों को गूंथकर एक मोटी रस्सी बनाते हैं तो हम उस रस्सी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे होते हैं। और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा?
और जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, प्रतिबल या तनाव को क्षेत्रफल से भाग देकर निकाला जाता है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, रस्सी के अंदर का प्रतिबल उतना ही कम हो जाएगा। ओहो, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। हाँ, इससे रस्सी कभी भी अपनी चरम सामर्थ्य की सीमा को पार नहीं करेगी और टूटेगी नहीं। साथ ही कई पतले तारों को गूंथने से रस्सी में जो लचीला बनाता है, वो एक ठोस तार में कभी नहीं मिल सकता। एक और बहुत ही आम लेकिन महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग डिजाइन है हमारे पुलों का निर्माण। अक्सर हमने देखा है कि लोहे के बड़े बड़े पुलों में जो भारी बीम या गर्डर लगे होते हैं, उनका आकार सामने से देखने पर अंग्रेजी के अक्षर आई जैसा होता है। एक ठोस चौकोर या गोल बीम क्यों नहीं? ये इंजीनियरों की एक बहुत ही चतुर चाल है। जब किसी बीम पर ऊपर से भारी वजन पड़ता है, तो बीम थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता या मुड़ता है। बेंडिंग होती है। इस मुड़ने की वजह से बीम के सबसे ऊपरी हिस्से में संपीड़न या दबाव और सबसे निचले हिस्से में खिंचाव होता है। मतलब ऊपर के परमाणु एक दूसरे के करीब धकेले जा रहे हैं और नीचे के परमाणु दूर खींचे जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बीच का हिस्सा, बीच के हिस्से में न तो ज्यादा दबाव होता है और न ही ज्यादा खिंचाव। वहां का प्रतिबल लगभग शून्य होता है। अच्छा, तो बीच का हिस्सा बस ऐसे ही पड़ा है? हाँ, तो इंजीनियर सोचते हैं जब बीच के हिस्से में सामग्री कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो उसे वहां क्यों रखा जाए। इसलिए वे बीच के हिस्से से अधिकतम लोहा हटा देते हैं और उसे आई का आकार दे देते हैं। वाह! इससे बीम का वजन बहुत कम हो जाता है, पैसे की भारी बचत होती है और वो मुड़ने का उतना ही जबरदस्त विरोध करता है जितना कोई ठोस बीम करता। मतलब कम से कम सामग्री में अधिकतम मजबूती। लेकिन भौतिकी का सबसे चौंकाने वाला अनुप्रयोग जो मुझे लगा, वो इंसानों के बनाई चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि प्रकृति की सबसे विशाल संरचनाओं के बारे में है, पहाड़ों के बारे में। क्या कभी किसी ने सोचा है कि पृथ्वी पर कोई भी पहाड़, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, 10 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा क्यों नहीं है? ये तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भौतिकी के नियम कितने सार्वभौमिक और कठोर हैं। पहाड़ चाहे जितने भी विशाल हों, वे चट्टानों से बने हैं और चट्टानों की भी अपनी एक सहनशक्ति या अपरूपण सीमा, जिसे शियर लिमिट कहते हैं, वो होती है। तो अगर पहाड़ बहुत ऊंचा हो जाए तो? जैसे जैसे पहाड़ ऊंचा होता है, उसका अपना भारी भरकम वजन सबसे निचले हिस्से की चट्टानों पर भयंकर दबाव डालता है। तो अगर कोई पहाड़ 10 किलोमीटर की ऊंचाई को पार करने की कोशिश करे तो क्या होगा? अगर पहाड़ 10 किलोमीटर से ऊंचा हुआ, तो उसके आधार की चट्टानों के अंदर का प्रतिबल उनकी अधिकतम सीमा को पार कर जाएगा। चट्टानें अंदर ही अंदर टूटकर खिसकने लगेंगी और पहाड़ अपने ही वजन के कारण नीचे धंसने लगेगा। इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8.8 किलोमीटर है, वो लगभग उतना ही ऊंचा है जितना कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चट्टानों की भौतिकी उसे होने की अनुमति देती है। बिल्कुल, प्रकृति हमेशा एक संतुलन में काम करती है। आज की ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। हमने समझा कि इलास्टिक होने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने की जिद है। हमने हुक के नियम की सभ्यता और उसकी सीमाओं को देखा। और हमने ये भी देखा कि कैसे तार के अंदर की ऊर्जा बाण को उड़ाती है और कैसे हमारी रक्तवाहिकाएं जीवन बचाने के लिए नियमों को तोड़ती हैं। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि चाहे वो एक छोटा सा रबर बैंड हो या हिमालय जैसा विशाल पहाड़, उनके व्यवहार को तय करने वाले नियम एक ही हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।